आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 13 में हल्दी घाटी इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने की है। आज हम लोग इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। इसमें कहीं कुछ भी कठिन जैसा नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 भाग को देख भी लिया है। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए 2 बहुत ज़रूरी बातें होती हैं। पहली बात, उस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, कविता की व्याख्या करते समय बहुत सारी बातें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं जो भाव कविता के अंदर छिपा होता है। तो ये दूसरी बात आप यदि सीख लें कि क्या चीज़ें हमें अपनी तरफ से जोड़नी है तो व्याख्या में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश के सभी शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं और यदि कोई कठिन शब्द है तो उसका सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। वह यह महाराणा प्रताप के लिए आया है। हाथी दल, हाथी वाली सेना। आपको पता है कि प्राचीन काल में पैदल सैनिक, हाथी वाले सैनिक, घुड़सवार सैनिक सब अलग होते थे। तो यहाँ पे हाथी दल की बात हो रही है। पर ऐसे ही रहेगा। टूट पड़ा अर्थात आक्रमण कर दिए या आक्रमण करते थे। मानो ऐसे ही रहेगा। ये मानो शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस पर अर्थात हाथी दल पर। पविमाने वज्र, छूट पड़ा हो अर्थात बारिश हो गई हो, वर्षा हो गई हो या आक्रमण हो गया हो। जो शब्द अच्छा लगेगा व्याख्या करते समय हम कोई एक ले लेंगे। कट गई ऐसे ही रहेगा। वेग से, प्रहार से। भू माने पृथ्वी, ऐसा, इस प्रकार से या इस तरह से, इस प्रकार से या इस तरह से। शोणित माने रक्त का, खून का। नाला आप समझ रहे हैं, पानी बहता है वही नाला है। फूट पड़ा अर्थात बह निकला, फूट पड़ा अर्थात बह निकला। जो ये मुगल सैनिक के लिए आया है, जो साहस कर हिम्मत करके या साहस करके। बढ़ता ऐसे ही रहेगा। उसको, ये मुगल सैनिक के लिए आया है यानी मुगल सैनिक को। केवल ऐसे ही रहेगा। कटाक्ष, देखिए कटाक्ष का मतलब होता है तिरछी निगाह या वक्र दृष्टि या व्यंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसकी जो है टेढ़ी दृष्टि या टेढ़ी निगाह से लेंगे। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जब आप घर से बाहर निकल रहे हों और आपके पिताजी जरा सा घूर के आपको टेढ़ा होकर देखते हैं तो क्या होता है, आप चुपचाप फिर से घर में वापस डर के मारे लौट जाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। जब राणा प्रताप घूर करके देखते हैं मुगल सैनिकों को तो डर के मारे वो पीछे हट जाते हैं। हम लोग व्याख्या करते समय इसको आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पर जो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे के और क, इसमें क की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है, ये आप ध्यान देंगे। से टोक दिया अर्थात रोक दिया। जो मुगल सैनिक के लिए आया है, जो वीर बना, जो वीर बनता था, बहादुर बनता था। नभ बीच मतलब आकाश के बीच में। फेंक मतलब फेंक कर। बरछे पर या भाले पर। उसको मुगल सैनिक के लिए आया, मुगल सैनिक को। रोक दिया करते थे या विनाश कर दिया करते थे। सभी कठिन शब्द हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, फिर व्याख्या करते हैं। तो यदि संदर्भ की बात करें तो जब मैंने इसका पहला भाग आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको संदर्भ बताया था। आप प्लेलिस्ट पर जा करके और पहले भाग से आप संदर्भ देख सकते हैं। और यदि आप सभी पाठों की व्याख्या देखना चाहें तो वो भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यदि प्रसंग की बात करें तो पद्यांश बदलने के साथ प्रसंग बदल जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पराक्रम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और शुरू में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है
क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब आ जाइए काव्य पर। कहते हैं, महाराणा प्रताप मुगल सेना के हाथी दल पर इस प्रकार आक्रमण कर रहे थे मानो उस पर वज्र की वर्षा हो रही हो। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। उनके इस भीषण आक्रमण से हाथी दल इस प्रकार लहूलुहान हो गया कि चारों ओर रक्त ही रक्त दिखाई देने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वज्र के तीव्र वेग से पृथ्वी कट गई हो और इस प्रकार उसके अंदर से रक्त का नाला बह निकला हो। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। आगे कवि कहते हैं, जो भी मुगल सैनिक साहस करके महाराणा प्रताप की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़ता, उसको वे केवल अपनी क्रोध भरी तिरछी निगाह से ही रोक दिया करते थे और जो बहादुर बनता उसको अपने भाले द्वारा आकाश के बीच में ही रोक दिया करते थे, अर्थात उसका विनाश कर दिया करते थे। इस तरह से आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस है और विभत्स रस है। ये क्या होते हैं, पिछले पद्यांश में हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है। यदि छंद की बात करें तो मुक्तक है, अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है आपको मैंने बताया है। यदि उपमा की बात करें तो देखिए, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाथी दल से इस तरह से खून निकल रहा था जैसे पृथ्वी से पानी बह रहा हो खून का, तो उपमा अलंकार है। अतिशयोक्ति जो महाराणा प्रताप हैं उनके पराक्रम को इतना बढ़ा चढ़ाकर कवि ने लिखा है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति है। अनुप्रास आपने देखा क की पुनरावृत्ति है, मैंने बताया भी है। उत्प्रेक्षा मानो शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा है। गुण की बात करें तो ओज गुण है, शब्द शक्ति अभिधा है। और यदि भाव साम्य की बात करें तो यदि आपको कोई कविता याद आए इसी रस पर आधारित, वीर रस पर आधारित किसी भी रचनाकार की हो तो आप लिख सकते हैं, यदि आपको याद आ जाए तो। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।